सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ा डाउट है, किस तरीके से हमें हर एक चीज की तैयारी करनी चाहिए। इवन आपके मोबाइल की फीड भी चेंज हो जाती है, अचानक से आपको मोटिवेशनल थॉट्स आने लगते हैं, अचानक से आपको ऐसे इंटरव्यूज से दिखने लग जाते हैं जो यूपीएससी के होते हैं, लेकिन हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन सीखने को सिर्फ एक चीज मिलती है, उनका एक्सपीरियंस, उनने क्या स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया है। सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाई ही आपकी स्ट्रेटेजी में काम आती है, पेपर निकालने में सबसे ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट या फिर बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आइए सारी चीजें समझते हैं, लेकिन उसके पहले आप जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों यूपीएससी की जो प्रिपरेशन, उसमें हमेशा से ये क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से इनिशिएशन लेना चाहिए, कैसी हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ा डाउट है, किस तरीके से हमें हर एक चीज की तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए, कौन सी बुक को नहीं फॉलो करना चाहिए, कैसा हमारा पैटर्न रहना चाहिए, क्या हमारा शेड्यूल रहना चाहिए। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें कई बार परेशान कर देते हैं और हम तैयारी करना फिर चाहते ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि तैयारी का बस सोचते रह जाते हैं। लेकिन आपने अक्सर यह भी देखा होगा कि जब आपने सोचा होगा कि हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कहने का मतलब यह है सोचते ही साथ सारी चीजें बदल जाती है। इवन आपके मोबाइल की फीड भी चेंज हो जाती है, अचानक से आपको मोटिवेशनल थॉट्स आने लगते हैं, अचानक से आपको ऐसे इंटरव्यूज से दिखने लग जाते हैं जो यूपीएससी के होते हैं। फिर चाहे आप किसी भी एक पर्सनैलिटीज के वीडियो देखें जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी करिए, फिर उसमें वो बताते हैं कि कैसे ये हमने एग्जाम क्रैक करी। अनेकों प्रकार के आपको ऐसे इंटरव्यूज मिल जाएंगे जिसमें एक से एक आपके पास प्राइम एग्जांपल्स है यूपीएससी जिन्होंने क्रैक किया है कि उनने ना सिर्फ अपना बल्कि पूरे समाज का, पूरे देश को गौरवान्वित किया है जब उनने इस एग्जाम को निकाला है। लेकिन फिर भी इसमें समझने वाली बात यह है कि जब वो पेपर क्रैक कर लेते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है उनकी स्ट्रेटेजी को लेकर क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि या तो पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता है, या फिर पेपर निकलने में 2-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि सारे अटेम्प्ट हो जाते हैं लेकिन हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन सीखने को सिर्फ एक चीज मिलती है, उनका एक्सपीरियंस, उनने क्या स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया है। क्योंकि जब कभी भी पेपर निकलता है तो वो सिर्फ एक फैक्टर के कारण निकलता है, उसका नाम है स्ट्रेटेजी। और फिर जब वो चीज बताते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस शो करते हैं ताकि जो इस एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उनको हर चीज बहुत ज्यादा आसान हो जाए। और फिर वो मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और फिर वही स्ट्रेटेजी काम आती है। लेकिन ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, हर एक की लाइफस्टाइल अलग होती है, हर एक का एक अपना एडेप्टिव नेचर होता है जो उसके हिसाब से वो स्ट्रेटेजी बनाता है। लेकिन बिना स्ट्रेटेजी के यूपीएससी का पेपर कभी भी नहीं निकला है और ना कभी निकलने वाला है। क्योंकि अगर आगे के सिनेरियो की बात की जाए तो कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो चुका है। क्योंकि पहले जो पेपर सिलेक्शन के लिए बनते थे, अब वो पेपर सिलेक्शन के लिए नहीं बनते हैं बल्कि वो भीड़ को छांटने के लिए बनते हैं। क्योंकि जब पेपर सिलेक्शन के लिए बनते थे तो वो प्रेडिक्टेबल इन नेचर होते थे, लेकिन जब पेपर को छांटने के लिए बनाया जाता है तो वो अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर हो जाते हैं। मतलब कंपटीशन टफ होने के कारण तैयारी का दायरा बढ़ जाता है। यहां पर अभी भी सबसे बड़ी बात यह आती है कि तैयारी करे कैसे, क्या चीज पढ़े। लेकिन अभी भी यूपीएससी का जो मंत्र है वो ये है कि क्या चीज नहीं पढ़नी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाई ही आपकी स्ट्रेटेजी में काम आती है, पेपर निकालने में सबसे ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट या फिर बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आइए सारी चीजें समझते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दे कि अभी गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हमारी तरफ से मैसिव डिस्काउंट ऑफर चल रहे थे हर एक कोर्सेस में। अगर आप देखेंगे तो 67% तक का ऑफ है सारे यूपीएससी कोर्सेस में। चाहे फिर आप फाउंडेशन कोर्स ले, ऑप्शनल बैच ले, प्रारंभ बैच ले, या फिर कंप्लीट यूपीएससी एनसीईआरटी की प्रिपरेशन ले, अप टू 67% ऑफ चल रहा है। सारी की सारी डिटेल्स लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप बिंदास वहां पर हमारी टीम से बात कर सकते हैं, अपनी सारी की सारी क्वेरीज वहां पर पूछ सकते हैं। अब अगर पैटर्न की बात की जाए तो यूपीएससी के प्रीलिम्स के पैटर्न से आप सब वाकिफ है। नंबर ऑफ पेपर्स 2 होते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, लेकिन इसमें अब के समय में स्टैटिक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो थोड़ा कम होते जा रहा है, लेकिन करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ते जा रहा है। और याद रखिएगा पेपर का लेवल भी ऐसा वो बना रहे हैं कि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा सिली मिस्टेक करे, या फिर देखा जाए तो यहां पर देखिए, अब अगर बात की जा रही ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की तो आप समझ सकते 2 आवर्स तो मैक्सिमम होता है, लेकिन इसमें फिर भी स्पेशली एबल्ड पर्सनैलिटीज के लिए यहां पर 20 मिनट्स पर आवर एक्स्ट्रा दिया जाता है। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, और पेपर का जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज होता है वो बाइलिंगुअल होता है। तो जो मैं पहले आपको बता रहा था कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है
अगर आप ध्यान से पेपर को एनालाइज करेंगे तो पहले और अभी के सिनेरियो में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप प्रीवियस ईयर पैटर्न को फॉलो करेंगे 10 साल से लेकर अभी तक के, तो काफी मेजर चेंजेस आ चुके हैं पैटर्न में भी। मतलब जो पहले पेपर सिलेक्शन के लिए था, अब अगर वो पेपर भीड़ को छांटने के लिए बनाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं यहां पर जो पहले एक मानसिकता चलती थी कि हर एक सब्जेक्ट का हो सकता है इक्वल वेटेज हो, वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपना वर्चस्व यूपीएससी के पैटर्न में बना के रखा है। तो यहां पर वही बात आ रही है, पेपर कुछ भी हो, तैयारी कैसी भी हो, आपको तैयारी में हर एक सब्जेक्ट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट को वैसे ही तैयार करना पड़ेगा जैसे कि आप किसी एक फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर अपनी तैयारी को करते हैं, और यही पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेस होता है, क्योंकि प्रीलिम्स तो सिर्फ और सिर्फ फिल्टरिंग की प्रोसेस है, नेक्स्ट फेस ही सबसे इंपॉर्टेंट फेस माना जाता है, जिसका नाम है मेंस। और मेंस की बात की जाए तो नंबर ऑफ पेपर 7 है। सब टोटल अगर आप देखेंगे इन 7 पेपर्स का, ठीक है, वो होता है 1750, और इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट जो इंटरव्यू का होता है वो है 275, और फिर जो फाइनल जो आपकी मार्किंग जाती है, ग्रैंड टोटल होता है, वो होता है 2025 का। और यही डिसाइड करता है कि आप आईएएस बनने वाले हैं, आईपीएस बनने वाले हैं, या फिर आप किसी अदर पोस्ट पे जाने वाले हैं, या फिर आप रीस्टार्ट मोड में आने वाले हैं। लेकिन फिर भी अपने आप में मेंस का पेपर भी देना बड़े मजे की बात होती है, और अगर आप मेंस का पेपर क्रैक करके इंटरव्यू में जाते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। लेकिन फिर भी आप बात को समझिएगा, जब सिलेक्शन नहीं होता है तो तैयारी आपको फिर से चालू करनी पड़ती है, और फिर से वही रीस्टार्ट की मोड की प्रिपरेशन में आप आते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि जिनका पेपर निकलता है उनका पेपर फिर हर बार निकलता है, और जिनका पेपर नहीं निकलता है हो सकता है कि उनका पेपर कभी ना निकले। ये एक सच्चाई है इस एग्जाम की, जो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे लोग जो एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, अपनी कमियों को निकालते हैं, और फिर उसे अपनी स्ट्रेंथ बना के फिर से तैयारी करते हैं, और फिर पेपर वो जरूर निकालते हैं। लेकिन वही बात आ रही है फिर से, या तो पेपर निकलता है या फिर पेपर फाइनल अटेम्प्ट तक नहीं निकलता है, बच जाता है तो फिर यूपीएससी की जर्नी का एक्सपीरियंस, जिससे हम दूसरों को फिर मोटिवेट करते, इन्फ्लुएंस करते हैं, और अपनी गलतियां बताते हैं, ताकि सामने वाला ये गलतियां ना करे। और यही इस एग्जाम की खूबसूरती है कि कुछ बनाए ना बनाए, एक अच्छा कैरेक्टर तो जरूर बिल्ड करके देती है। और ये एक ऐसी प्रिपरेशन है जो आपको ऐसी जर्नी में ले जाती है कि आपके अंदर इतना इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि आप किसी से फिर कम नहीं समझते हैं दूसरों की, अगर कंपैरिजन की बात करें। लेकिन फिर भी यहां पर बात आ रही है, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है, तो हमारे लिए सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए यहां पर, देखिए एक और चीज है, क्वालिफाइंग मेंस पेपर। जो पेपर नंबर 1, पेपर नंबर ए और बी है, ये दोनों ही आपके क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर नंबर ए में कोई भी आप 8th शेड्यूल में जो इंडियन लैंग्वेज आती है उसको ऑप्ट कर सकते हैं, और पेपर नंबर बी जो है वो इंग्लिश का होता है। दोनों के ही मार्क्स 300 है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अब जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था उसको जरा ध्यान से समझिएगा कि स्ट्रेटेजी के 4 सबसे बेसिक रूल होते हैं। सबसे पहला रूल है कि आपको इनिशिएशन लेना है, आपको इनिशिएशन लेना है। कहने का मतलब यह है कि आपको सबसे पहले तो पढ़ाई चालू करनी है बेस्ड ऑन सिलेबस, बेस्ड ऑन सिलेबस। देन जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है नोट्स प्रिपरेशन का, नोट्स प्रिपरेशन का। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट स्टेप में तो आपने अपनी तैयारी को चालू किया बेस्ड ऑन सिलेबस, आपने पढ़ा, उसे समझा। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है नोट्स प्रिपरेशन का, कि आप हर एक टॉपिक के नोट्स कैसे बना रहे हैं। और फिर थर्ड जो स्टेप आता है वो आता है आपके रिवीजन का, कि आपने जो नोट्स बनाए हैं आप उसका रिवीजन कितने नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा, जो हर बार हर एक टॉपिक का अलग अलग कंटेंट ढूंढता है, उसे इकट्ठा करते रहता है, तो फिर बाद में यह स्थिति होती है कि फोटोकॉपीज का पूरा एक अंबार इकट्ठा होते जाता है। लेकिन बात वही आ रही है, जिनका पेपर निकलता है, अगर आप उनकी हर एक व्यक्ति की स्ट्रेटेजी सुनोगे तो वो यही बताएंगे कि उनने कितने नंबर ऑफ टाइम रिवीजन किया, एक ही कंटेंट को एक ही किताब से उनने कितने बार पढ़ा। मतलब यहां पर यह है कि अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपने उस एक किताब को, जो हमारे यहां पर ब्रह्मास्त्र मानी जाती है यूपीएससी के प्रिपरेशन में, एम लक्ष्मीकांत, आपने उसको कितने नंबर ऑफ टाइम पढ़ा।
ऐसा नहीं है कि आपने पॉलिटी को कितने नंबर ऑफ या फिर डिफरेंट सोर्सेस से पढ़ने का प्रयास किया, फिर चाहे आप पॉलिटी की बात करो, हिस्ट्री की बात करो, ज्योग्राफी की बात करो, इकोनॉमिक्स की बात करो, साइंस एंड टेक की बात करो, एनवायरमेंट की बात करो, या फिर किसी और आपके पर्टिकुलर और जो भी सब्जेक्ट छूट रहा है उसकी बात करें, आपको एक ही किताब को कम से कम 10 बार पढ़ना पड़ेगा। नंबर ऑफ रिविजन जो है आपके, जो आप रिविजन करना चाह रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि रिविजन आप कितने नंबर ऑफ टाइम कर रहे हो, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। और फिर लास्ट में जिससे सब डरते हैं, कहने का मतलब ये है लास्ट में जिससे सारे एस्पिरेंट्स डरते हैं वो होते हैं मॉक टेस्ट का टाइम। आप देखिएगा स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ये 4th नंबर का पोर्शन, लेकिन इस 4th नंबर के पोर्शन में जाने के लिए आपको सबसे पहले तो इनिशिएशन लेना पड़ेगा, बेस्ड ऑन सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करने का प्रयास करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मतलब ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें आपको सबसे पहले तो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, और फिर इसी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको प्रिपरेशन जो करनी पड़ेगी आगे, वो नोट्स की तैयारी करनी पड़ेगी। नोट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे, और नोट्स जो आपको तैयार करने पड़ेंगे वो मेंस ओरिएंटेड रहेंगे। मेंस ओरिएंटेड प्रीलिम्स नोट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। और फिर नेक्स्ट से आपका जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, उसका रिवीजन कितने आप नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार आप एक पर्टिकुलर कंटेंट को अलग अलग किताबों से पढ़े, अलग अलग बुक्स का सहारा ले, और फिर वही बात आती है जब आप अलग अलग बुक्स को पढ़ना चालू करते हैं तो कोई भी एक पर्टिकुलर आपका कोर्स या फिर बोल सकते हैं चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाता है। आप खुद को फंसाते रहते हैं। और अक्सर मैंने देखा है, मतलब मैंने क्या, आप जितने भी लोगों से बात करेंगे अक्सर वो बताते हैं कि अक्सर जो स्टूडेंट लाइफ वाली जो अपनी जर्नी रहती है उसमें हम ज्यादातर टाइम उस सब्जेक्ट को देते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट रहता है, बल्कि ऐसा नहीं है। जिसमें आपकी वीकनेस है, जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है, स्टार्टिंग हमेशा अगर आप उससे करेंगे तो आप फ्रेश माइंड के साथ पढ़ते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। डर उसी चीज से लगता है जो हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर आप उस डर पर कंट्रोल कर लेंगे तो कब वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। और फिर आपके हर एक सब्जेक्ट इक्वल स्ट्रांग हो जाएंगे, और यही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं यूपीएससी की जर्नी में और उसकी स्ट्रेटेजी में। और फिर लास्ट वही पोर्शन है, जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे, जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे, आपको समझ में आएगा कि कहां पर कौन सी चीज की कमी है, और अल्टीमेटली यही सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो आएंगे आपके प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, और फिर आएंगे आपके मेंस के मॉक टेस्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है आपकी पूरी यूपीएससी की स्ट्रेटेजी का। आप अगर इन चारों स्टेप्स को गंभीरता से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो लोग बोलते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आपको थोड़ी सी चीज समझने की आवश्यकता है कि अगर यूपीएससी का सिलेबस अतः होता, वास्ट होता, बहुत ज्यादा वास्ट होता, तो कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब कभी भी सिर्फ 21 साल की उम्र में भी फिर ज्यादातर बच्चे वो पेपर नहीं क्रैक कर पाते। तो यहां पर इस थॉट को थोड़ा निकालने का प्रयास करना पड़ेगा। यूपीएससी का जो सिलेबस है आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें सिलेक्शन ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल्स के साथ पढ़ना पड़ेगा, और अपनी स्ट्रेटेजी को अगर आप इन 4 बेसिक स्टेप्स पे रखते हैं, कहने का मतलब यह है कि इनिशिएशन लेते हैं बेस्ड ऑन सिलेबस, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं सबसे पहले ही स्टेप में पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद फिर आप नोट्स प्रिपरेशन करते हैं बेस्ड ऑन मेंस, कीपिंग प्रीलिम्स फैक्ट्स इन माइंड, और फिर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं, और फिर जब आप मॉक टेस्ट देते हैं। तो ये 4 स्टेप आप याद रखिएगा। हर एक जो इनका सिलेक्शन हुआ है, जितने भी अधिकारी वर्ग है, जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, आईएएस बने, आईपीएस बने, अगर आप उनके इंटरव्यू सुनेंगे, आप उनकी स्ट्रेटेजी को सुनेंगे, तो उनके में एक सबसे बड़ा मंत्रा रहता है कि उन्होंने कितने नंबर ऑफ टाइम रिवीजन किया है और कितने मैसिव उन्होंने मॉक टेस्ट दिए हैं। और अल्टीमेटली याद रखिएगा, जिनका एक बार पेपर निकलता है, हमेशा याद रखिएगा उनका हर बार पेपर निकलता है। मतलब यहां पर बात यह आ रही है कि उनने जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी थी वो सक्सेसफुल हुई, और उस स्ट्रेटेजी को उनने सिर्फ और सिर्फ टाइम टू टाइम इंप्रोवाइज किया, उसमें कुछ नए एड ऑन्स किए, और उसी कारण उनका पेपर निकलता चला गया। लेकिन जिनके में स्ट्रेटेजी की कमी होती है वो फिर इस पूरी एग्जाम में हमेशा संघर्ष करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि उनको चेंज की आवश्यकता है। जब तक आप चेंज नहीं करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी में, जो भी आपका पैटर्न चल रहा है, तब तक पेपर निकलने में कठिनाई जाती है। अब बात वही आ रही है कि शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत कुछ नहीं करनी है, आपको सिलेबस उठाना है, इनिशिएशन कर देना है,
तैयारी चालू कर देना है, तब से पहले तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। और अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करेंगे? जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी कठिनाई जाए, क्योंकि देखिए यहां पर जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी आप सब चीजें पढ़ चुके हैं। बस बात वही है, डरता व्यक्ति उससे है जो हमें समझ में नहीं आता है। कहने का मतलब यह है कि मैथ से भी कई सारे लोग डरते होंगे। फॉर एग्जांपल आर्ट्स वाले अक्सर मैथ से डरते हैं, लेकिन अगर मैथ्स में आपको फॉर्मूलेस पता हो जाए, अगर आपकी प्रैक्टिस होने लगे, आप एक एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व करके कंसेप्ट डेवलप करने लगे, तो हो सकता है जिस चीज से आप डर रहे हो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। और यही इस एग्जाम का सबसे इनिशियल फेस माना जाता है। तो शुरू करते हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन को। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज है, जरूर उसको देखिएगा। और फिर किसी भी तरह का अगर डाउट आता है तो जरूर बात करिएगा। जय हिंद एंड वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो, मंगलमय हो।